आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में स्टूडेंट हम ये पढ़ेंगे अमीटर की डिजाइनिंग कैसे की जाती है, अमीटर के अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो बेसिकली जो अमीटर के अंदर का कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन को देखेंगे जब किसी अमीटर को हम लोड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हमें मालूम है अमीटर करंट को मेजर करता है दोस्तों। अमीटर को किसी लोड के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो अमीटर के अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है जो कनेक्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे हम अमीटर, और अमीटर को जब आप कनेक्ट करेंगे तो अमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं अमीटर को। ये सभी को पता रहना चाहिए। सर्किट के सीरीज में अमीटर को कनेक्ट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, ये जो अमीटर डिजाइनिंग करते हैं ये एम्पियर मापने के लिए, मतलब कि करंट मापने के लिए इसका यूज करते हैं दोस्तों। अर्थात इस अमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, सर्किट की टोटल करंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, अमीटर जो डिजाइनिंग करते हैं, तो अमीटर डिजाइनिंग के लिए देखा जाए तो अमीटर में मोटा तार, ये जो रेजिस्टेंस इसमें जो कनेक्ट होगा वो तार उसका मोटा होगा, लेकिन उसके टर्न कम होंगे दोस्तों। ये जो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, ये लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, मतलब रेजिस्टेंस का मान इसमें कम होगा दोस्तों। रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा इसमें। लो वैल्यू का रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। अमीटर को डिजाइन करते समय, बनाते समय, इसका इसके इंस्टॉलेशन के समय में, इसकी जब आप इसको तैयार करते हैं तो उस समय अमीटर के अंदर लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा होता है, कम रेटिंग का। और ये जो वायर इसमें लगा होता है, जिसे आप कॉइल कहते हैं या वायर कहते हैं, ये मोटे तार का होता है। थिक वायर होता है, मोटे तार का होता है। मोटा तार होगा इसमें लगा हुआ, जो कॉइल वाला जो तार होगा, कॉइल जो बना जिस शेप का बना रहेगा, तो ये बना रहेगा दोस्तों मोटे तार का। और टर्न क्या होंगे, कम होंगे इसमें। इसमें नंबर ऑफ टर्न जो होंगे वो फेरे कम होंगे दोस्तों। कम फेरे लगे रखे जाते हैं इसमें, फेरे कम होंगे, मोटे तार का होगा, और रजिस्टिविटी जो होगी इसकी कम होगी। इसीलिए इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली यदि आपको पूछा जाए कि अमीटर में, अमीटर को कनेक्ट करते हैं सर्किट में तो श्रेणी में करते हैं। अमीटर से क्या मेजरमेंट किया जाता है, तो एम्पियर करंट मेजर किया जाता है। ठीक है दोस्तों। वैसे ही अमीटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है ये कैसा होता है, तो अमीटर का कंस्ट्रक्शन, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट होता है अमीटर के अंदर, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा होता है, वायर मोटा होता है, और उसके फेरे जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो कम होंगे। तो इतनी चीजों को आप किसी भी अमीटर डिजाइन के लिए बेसिक बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट को आप याद रख सकते हैं दोस्तों, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब इसमें लोड को कनेक्ट किया जाता है, तो ये लोड को कनेक्ट करेंगे तो ये सर्किट की जो टोटल करंट है, सर्किट की टोटल करंट, ये टोटल करंट को मेजर करेगा। सर्किट की टोटल करंट को यहाँ पर मेजर करके आपको शो करेगा दोस्तों। तो अमीटर का काम है कि सर्किट की टोटल करंट यहाँ पर मेजर करके दे। ठीक है। अमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है। सर्किट की ये लोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो ये लोड जो करंट होगी आईएल का मान, ये आपको यहाँ पर करंट, ये जो अमीटर लगा है ये अमीटर रीडिंग शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये वोल्ट मीटर कैसे डिजाइन किया जाता है, ये देखेंगे दोस्तों। वोल्ट मीटर की जो डिजाइन है उसका सेम जो कंस्ट्रक्शन होगा वैसा ही होगा जैसे अमीटर का होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसके अपोजिट हम चलेंगे। वोल्ट मीटर की जब डिजाइनिंग की जाती है, वोल्ट मीटर जब बनाया जाता है लेबोरेटरी में, जब वोल्ट मीटर बन के तैयार होता है, तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। ठीक है। कैसा कंस्ट्रक्शन होगा कि मीटर, वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस लगाएंगे, पहली बात तो वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे सर्किट में, पैरेलल में। वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे दोस्तों। जब वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा सर्किट में, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है। जब पैरेलल में आप कनेक्ट कर देंगे वोल्ट मीटर को, तो ये वोल्ट मीटर का जो कंस्ट्रक्शन होगा अंदर का, ये कंस्ट्रक्शन में आपको जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा इसके, वो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा। और ये जो आइडियली क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। आइडियली क्या होगा दोस्तों, इन्फिनिटी होगा। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस तो कनेक्ट होगा, लेकिन ये इन्फिनिटी ओम शो करेगा। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस आइडियली इन्फिनिटी ओम शो करेगा दोस्तों।
मतलब कि अनंत ओम, अनंत प्रतिरोध होगा इसका, इसका जो मान होगा वो अनंत प्रतिरोध होगा आइडियली रूप से। ठीक है, आइडियल रूप से अनंत प्रतिरोध वाला होगा। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करेंगे इसमें वोल्ट मीटर में। वायर जो यूज करेंगे आप, जो कॉइल यूज करेंगे वो पतले तार का यूज करेंगे, थिनर वायर होगा। वायर जो होगा वो थिनर होगा, पतले तार का होगा दोस्तों, पतला तार होगा इसमें। उसके बाद इसमें जो इसी वायर में नंबर ऑफ जो टर्न्स होंगे इस कॉइल में, वो जो फेरे हैं वो अधिक फेरे होंगे, अधिक फेरे इसमें लपेटे जाएंगे। ठीक है, अधिक फेरे लपेटेंगे, तो अधिक फेरे जब इसमें लपेटेंगे तब ये वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज रीडिंग करके दिखाएगा, मतलब वोल्टेज का मापन आप इसमें कर सकेंगे। तो अमीटर और वोल्ट मीटर में थोड़ा सा अंतर यही है दोस्तों, जो वोल्टेज सोर्स आपने अप्लाई किया है तो ये कितनी सर्किट में कितनी वोल्टेज है, इस सर्किट में कितनी वोल्टेज अप्लाई किया गया है, उस वोल्टेज को मेजर करने के लिए, मापन करने के लिए यहाँ पर वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में अर्थात समांतर में कनेक्ट किया जाता है दोस्तों। वोल्ट मीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वायर जो मिलेगा आपको इसके अंदर कनेक्टेड जो वायर होगा वो पतले तार का होगा। नंबर ऑफ जो टर्न्स होंगे इसमें कॉइल के जो फेरे होंगे वो अधिक फेरे होंगे, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो इस तरीके से वोल्ट मीटर को डिजाइन किया जाता है। और वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं दोस्तों, वोल्ट मीटर से वोल्टेज का मापन किया जाता है। टोटल वोल्टेज आप वोल्ट मीटर से मापन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है। अब मुझे ये बताइए, यदि अमीटर की जगह हम वोल्ट मीटर को और वोल्ट मीटर की जगह यदि अमीटर को लगा दिया जाए तो क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके लिए। यदि अमीटर की जगह वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दें और वोल्ट मीटर की जगह अमीटर को कनेक्ट कर दिया जाए तब क्या होगा, ये सिचुएशन में क्या होगा। तो दोस्तों इस सिचुएशन में यदि अमीटर की जगह वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया जाए और वोल्ट मीटर की जगह अमीटर को कनेक्ट कर दिया जाए तो बेसिकली क्या होगा, इसको हम मैथमेटिकली रूप से समझते हैं। ये 230 वोल्ट आपने अप्लाई किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो अमीटर है ये जल जाएगा दोस्तों। यदि अमीटर की जगह वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया और वोल्ट मीटर की जगह, इस वोल्ट मीटर की जगह आपने अमीटर को लगा दिया तो ये अमीटर जल जाएगा, अमीटर जल जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर ये है, अमीटर जल जाएगा। अब देखो आपने एसी सप्लाई दिया यहाँ पर 230 वोल्ट सिंगल फेस, वोल्ट मीटर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये 220 वोल्ट ड्रॉप कर लिया इसने 220 वोल्ट। ठीक, अब ये 220 वोल्ट ड्रॉप कर लिया तो ये वोल्ट मीटर का भी स्वयं का एक रेजिस्टेंस होगा, होगा। अमीटर आपने कनेक्ट किए, अब ये वोल्ट मीटर को यहाँ लगाना था आपको अमीटर की जगह, ये वोल्ट मीटर को यहाँ लगाना था दोस्तों और अमीटर को यहाँ लगाना था, लेकिन हमने अपोजिट कर दिए, अमीटर की जगह वोल्ट मीटर लगा दिए और वोल्ट मीटर की जगह अमीटर लगा दिए हमने। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वोल्ट मीटर 220 वोल्ट तो यहीं ड्रॉप कर लेगा दोस्तों। अब ये जो है इसका रेजिस्टेंस और अमीटर, अमीटर का रेजिस्टेंस तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये जो लोड का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों तो ये कैसा करेगा, 10 वोल्ट ये लोड ड्रॉप कर लेगा। अब मुझे ये बताइए, वोल्ट मीटर ही 220 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप कर लिया 220 वोल्ट। अब इसमें जो रेजिस्टेंस है ये हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है, इसलिए इसने इसकी सहनशीलता ज्यादा हो गई। तो ये जो है वोल्ट मीटर 220 वोल्ट ड्रॉप कर लिया, 10 वोल्ट किसने ड्रॉप कर लिया, लोड ने, तो हो गया टोटल 230 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि फार्मूला देखें तो ये आर प्लस आर हो गया, तो पी इक्वल क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसकी जो रजिस्टिविटी है ये आर प्लस आर हो जाएगा, तो ये यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा आर का मान 0 होगा। कैसे होगा, पी इक्वल होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, वी का मान तो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, वी स्क्वायर अपन आर का मान हमारे पास 0 है, क्योंकि यहाँ पर इसकी रजिस्टिविटी है ही नहीं, इसकी रजिस्टिविटी यहाँ पर भी रजिस्टिविटी नहीं है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस किसने ड्रॉप कर लिया दोस्तों, वोल्ट मीटर ने कर लिया। तो अमीटर की जो रजिस्टिविटी है वो हो गई 0। तो जब अमीटर से करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, उसकी रजिस्टिविटी तो 0 हो गई दोस्तों, इस वजह से पी इक्वल क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर तो जैसा का वैसा उसकी वैल्यू को लिख देंगे हम, लेकिन आर क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया, इसीलिए इन्फिनिटी वोल्टेज हो जाएगा और ये मीटर जल जाएगी। ये मैथमेटिकल रूप से है। लेकिन आपको यदि कोई पूछे, यदि आपको वाई वाई में पूछ लिया जाए कि यदि अमीटर की जगह वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दें और वोल्ट मीटर की जगह अमीटर को कनेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा,
तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, ये जो अमीटर है ये जल जाएगा, अमीटर जल जाएगा, वोल्ट मीटर सुरक्षित बच जाएगा, वोल्ट मीटर खराब नहीं होगा, लेकिन अमीटर खराब हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा आप। ऐसे ही यदि किसी बच्चे को जो स्टूडेंट है, जो ट्रेनी है, कई आईटीआई या पॉलिटेक्निक या बी के स्टूडेंट को अमीटर वोल्ट मीटर के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो वो अमीटर की जगह वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में। ठीक है, वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिए और जहां पर वोल्ट मीटर को लगाना था वहां अमीटर को लगा दिए, तो उससे क्या होता है कि ये इक्विपमेंट ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है, इन सिचुएशन से हम बच सकते हैं दोस्तों, उसके लिए आपको हमारे वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे दोस्तों कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पावर निकालेंगे। अ वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2000 वोल्ट दिया हुआ है इसमें। ठीक है, व्हेन इट व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सर्किट, तो ये रेजिस्टेंस का मान 2000 ओम दिया है और वो कनेक्ट है पैरेलल में डीसी सर्किट के। उसमें पावर कंजप्शन कितना हो रहा है दोस्तों? पावर कंजप्शन हो रहा है 2 मेगावाट। पावर कितना कंज्यूम हो रहा है? 2 मेगावाट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, एक इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं, एक वोल्ट मीटर है और उस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है दोस्तों? उस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया है 2000 ओम। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द डीसी सर्किट, अब ये डीसी सर्किट के समांतर में कनेक्ट है और यहाँ पर जो कंज्यूम हो रहा है पावर वो कितनी है? 2 मेगावाट। तो सपोज दैट जो वोल्ट मीटर है इज रिप्लेस्ड बाय अ वोल्ट मीटर आप 400 ओम, मतलब 2000 ओम की जगह हमने रिप्लेस कर दिया और 400 ओम का लगा दिए रेजिस्टेंस। द पावर कंज्यूम विल बी, तो इस समय 2000 ओम की जगह हमने 400 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, तो पावर कंज्यूम कितना करेगा, पावर की खपत कितनी होगी दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे ये किस टाइप से करेंगे हम? एक वोल्ट मीटर है, उसका रेजिस्टेंस 2000 ओम दिया हुआ है, उसको डीसी सप्लाई से जोड़ देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ। और उसमें जो पावर कंज्यूम हो रही है, खपत हो रही है, वो 2 मेगावाट हो रही है। ठीक है, अब 1 मेगावाट में 1000 वाट होता है, तो 2 मेगावाट में 2000 वाट हो गया दोस्तों। ठीक है, सपोज वोल्ट मीटर ये जो है 2000 ओम का, इसकी जगह हमने 400 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, तब पावर कितना खपत करेगी, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला दिया है दोस्तों, फार्मूला क्या है? P इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। P इक्वल क्या है? वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फार्मूला है। और इस फार्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला जो मान निकलेगा P1 का मान निकलेगा, क्योंकि ये पहला जो रेजिस्टेंस दिया है वो 2000 ओम दिया है। ठीक है, सेकंड में दिया है 400 ओम, सेकंड R2 का मान 400 ओम है, पहला R1 का मान जो है 2000 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे? P1 इक्वल वी स्क्वायर अपॉन R1 होता है, मतलब P इक्वल क्या फार्मूला? P इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर, ये एक फार्मूला है। इसी फार्मूले में मान हम रखेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान निकाल रहे हैं दोस्तों। तो ये फार्मूला होगा P1 इक्वल वी स्क्वायर अपॉन R1 हो गया। सेकेंड जो फार्मूला बनेगा वो P2 इक्वल V2 स्क्वायर अपॉन R2 होगा। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो ये P2 अपॉन P1 हो जाएगा दोस्तों, ये P2 अपॉन P1 हो गया। और ये हो जाएगा R, इसमें वी स्क्वायर से वी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? R1 अपॉन R2, तो ये बचा R1 अपॉन R2। तो यही R1 अपॉन R2 का मान यहाँ पर हम रखेंगे दोस्तों। चलिए कैसे रखेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, R1 अपॉन R2 का मान रख दिया। तो P2 अपॉन P1 इक्वल R1 अपॉन R2। P2 का मान हमारे पास दिया नहीं है, P2 का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है दोस्तों। तो हमने क्या किया, P2 का मान हमें ज्ञात करना है। P1 का मान दिया है 2 मेगावाट, 2 मेगावाट दिया है। R1 का मान दिया है 200 टू, R1 का मान दिया है 2000 और R1 का मान दिया है 400। इसका भी मान जो है 4000 ही होना चाहिए, इसमें 400 लिखा है हुआ है, लेकिन वो 4000 है दोस्तों, 4000 है। ठीक है, कैलकुलेशन में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया दोस्तों।
तो इसमें जो P2 का मान निकलेगा उससे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो मान निकलेगा, ये मान निकलेगा P2 इक्वल 1/1, तो P2 का मान हो जाएगा 1 मेगावाट। अर्थात जब आप 2000 ओम का रेजिस्टेंस जो आपने लगाया, इसकी जगह रिप्लेस किया आपने 4000 ओम का रेजिस्टेंस, मतलब 4000 ओम का रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर कनेक्ट किया, इसकी जगह रिप्लेस किया, तो यहाँ पर पावर जो खपत होने लगी वो कितनी होने लगी, 1 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन जब करेंगे तो 400 जो दिया हुआ था, यहाँ पर 400 जो दिया हुआ था दोस्तों, तो वो उसको आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये मेगावाट में दिया है, तो एक 10⁻3, ठीक है, किलोवाट 10⁻3 मेगावाट कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो P2 का मान निकल जाएगा 1 मेगावाट दोस्तों। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब PMMC टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम यूज करते हैं डीसी मापन में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो है ये हम यूज करते हैं डीसी मापन में। और डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट है वो एसी और डीसी दोनों में यूज होता है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, कहीं ऐसा नहीं कि मूविंग कॉइल टाइप हमेशा सिर्फ डीसी में ही यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है। यदि वो डायनेमोमीटर टाइप का मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है तो एसी और डीसी दोनों में यूज किया जाता है दोस्तों। इस पॉइंट को हमें क्या करना है, याद रखना है, नोट करके रखना है। हो सके तो आप एक शॉर्ट नोट बनाइए, अपनी कॉपी में इसे नोट कीजिए, क्योंकि ये डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल मतलब कि एमसी टाइप, यदि एमसी टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है वो डायनेमोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट है तो ये एसी और डीसी दोनों में यूज होता है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का इंस्ट्रूमेंट है उस टाइप का होगा तो ये डीसी में बेसिकली यूज करते हैं, सभी को मालूम है। तो एमसी जो मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है वो दोस्तों एक परमानेंट मैग्नेट टाइप का भी होता है, ठीक है, और दूसरा डायनेमोमीटर टाइप का भी होता है। तो ये डायनेमोमीटर टाइप का एसी और डीसी दोनों में यूज होता है, ये हमने आपको बताया था। और परमानेंट मैग्नेट टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो डीसी में केवल यूज होता है। तो इस तरीके से इसे समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद देखेंगे न्यू चैप्टर, न्यू चैप्टर की परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो है इंस्ट्रूमेंट ये किस टाइप का होता है। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट है ये डीसी में यूज किया जाता है दोस्तों। इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, इसमें फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, क्या क्या इसके अंदर होता है जिसकी वजह से हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जब आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं तो हम परमानेंट मैग्नेट पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं। पीएमएमसी टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ डीसी में यूज किया जाता है, ओनली डीसी में यूज किया जाता है दोस्तों। जब भी डीसी का मेजरमेंट करना हो तो आप परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है, एक समान मिलेगा। इसमें 0 और 1 के बीच में जितने इसकी लाइन होगी वैसे ही उतनी ही लाइन आपको सभी जगह मिलेगी। मतलब 0 से 1 के बीच में यदि 5 लाइन है तो 1 से 2 के बीच में भी 5 ही लाइन मिलेगी, 2 से 3 के बीच में भी 5 ही लाइन मिलेगी। इस टाइप से यदि 0 से 1 के बीच में 10 लाइन्स है तो 10 लाइन्स आपको 1 से 2 के बीच में मिलेगी। तो इसे कहते हैं इस स्केल को यूनिफॉर्म स्केल, मतलब कि एक समान स्केल। इसमें इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंटर। ये पॉइंटर दिख रहा है दोस्तों आपको, ये है पॉइंटर। इसमें ये जो पॉइंटर का यूज किया जाता है ये बेसिकली ये पॉइंटर है, ये इसी 0 से लेकर 3 या जहां तक इसकी रेंज होगी स्केल की, इसके ऊपर मूविंग करने लगेगा, मूव करने लगेगा और एक्चुअल में आपको सही रीडिंग प्राप्त करके देगा। इसका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों, यहाँ से हम क्या करते हैं, इनपुट सप्लाई यहीं से दिया जाता है। तो ये जो लाइन है यहीं से इनपुट सप्लाई दिया जाता है,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका इनपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई यहीं से दिया जाता है। तो इनपुट सप्लाई देंगे तो करंट फ्लो होगी। करंट, ये कंट्रोलिंग जो स्प्रिंग है दोस्तों, ये है एक प्रकार की स्प्रिंग। ठीक है, ये स्पिंडल है, इसे स्पिंडल कहा जाता है। और स्पिंडल से कनेक्ट मिलेगा आपको कंट्रोलिंग स्प्रिंग। इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क जो लगाएंगे हम, वो स्प्रिंग के द्वारा लगाएंगे दोस्तों। और ये जो स्प्रिंग जो है फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क और करंट को फ्लो करती है। तो कंट्रोलिंग जो स्प्रिंग है, इससे कंट्रोलिंग टॉर्क प्लस करंट फ्लो होगी दोस्तों। दो सिचुएशन क्रिएट होगी इसमें। कंट्रोलिंग टॉर्क भी उत्पन्न करेगा ये स्प्रिंग, और करंट भी फ्लो करके आगे बढ़ाकर पहुंचा कर देगा दोस्तों। इसीलिए ये फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। जो कंट्रोलिंग स्प्रिंग है, ये फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है दोस्तों। ठीक है, अब इसके नीचे जब जैसे ही ये सप्लाई यहाँ से आगे पहुंचेगा, तो ये है कोर। और ये जो आयरन कोर होता है दोस्तों, ये स्थिर होता है। आयरन कोर क्या काम करता है? लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, मतलब कि लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पर रुकावट पैदा नहीं होगी दोस्तों, करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं होगा, इसीलिए लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। अब ये जो है एन पोल और एस पोल के बीच में आयरन कोर रखा हुआ है। तो ये परमानेंट मैग्नेट है दोस्तों, इसीलिए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इसका नाम दिया गया है। तो ये एन और एस पोल जो है, ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करते हैं। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड को? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो करंट यहां से इंटर करती है और इस कंट्रोलिंग स्प्रिंग से होते हुए दोस्तों, ये आयरन कोर से, ये जो आसपास जो पीस है आयरन कोर से बाहर होते हुए दोस्तों कहाँ पहुंचेगी? ये सीधे इस लास्ट छोर तक, पॉइंट तक पहुंचेगी दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा करते हुए ये आउटवर्ड होगी, जहां से इनपुट हो गई करंट, वहां से आउट होगी। तो यहाँ से इनपुट हुई करंट, अंदर एंट्री की, और इस स्प्रिंग, कंट्रोल स्प्रिंग से होती हुई, ये कोर, आयरन कोर से होती हुई दोस्तों करंट यहाँ से बाहर हो गई। ठीक है, अब ये जो डिस्क है दोस्तों, ये होती है एल्युमिनियम फ्रेम। ये जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम है जिससे करंट फ्लो हो रही है, ये है एल्युमिनियम फ्रेम। ठीक है, ये कौन सी फ्रेम है? एल्युमिनियम फ्रेम है दोस्तों। और ये वर्क क्या करता है? एल्युमिनियम फ्रेम का वर्क है, ये ईडी करंट डैम्पिंग को दूर करता है। तो ईडी करंट डैम्पिंग यहाँ पर उत्पन्न करने का जो काम है, ये है एल्युमिनियम फ्रेम का, अर्थात ईडी करंट डैम्पिंग। तो डैम्पिंग टॉर्क यहाँ पर प्रोवाइड जो हो रहा है, ये इसी के माध्यम से हो रहा है दोस्तों। तो इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है, वो है डीसी मोटर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट डीसी मोटर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों जो नोट करना है आपको, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है, वो डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्रिया होती है दोस्तों। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्रिया होती है। यही क्रिया डीसी मोटर का भी होता है। यही क्रिया डीसी मोटर का भी होता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब ये जो है जिसमें करंट सर्कुलेट हो रही है, ये आई करंट आसपास दिख रहा होगा आपको, इसका लोगो बना हुआ है, देखो यहाँ पर डायरेक्शन बना हुआ है। ये डायरेक्शन में जो करंट सर्कुलेट हो रही है दोस्तों, ये एल्युमिनियम डिस्क के फ्रेम के ऊपर हो रही है। और ये एल्युमिनियम डिस्क का इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये ईडी करंट डैम्पिंग को दूर करता है। नीचे आप देखेंगे तो पायट एंड जीवेल होगा, जीवेल बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो प्रिंसिपल है मैंने आपको बताया। अब इसका जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है दोस्तों, ये जो परमानेंट मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट दोस्तों क्या काम करता है? ये बेसिक इसका कंस्ट्रक्शन जो है, ये एल्निको का बना होता है, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। तो ये जो परमानेंट मैग्नेट बनाया जाएगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट कर रहा है दोस्तों, तो ये एल्निको का बना हुआ है।
एलनिको का बना हुआ है दोस्तों परमानेंट मैग्नेट। हमेशा परमानेंट मैग्नेट किसके बनाए जाते हैं? एलनिको के बनाए जाते हैं। ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी इसकी इसकी जो फ्लक्स डेंसिटी होगी यहाँ से यहाँ तक एन से एस की ओर जो फ्लक्स डेंसिटी होगी दोस्तों, जो घनत्व होगा, फ्लक्स घनत्व इसका, फ्लक्स की डेंसिटी, ये डेंसिटी कितनी होगी? 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स डेंसिटी 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, अर्थात कि 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो सकता है, के आसपास होगा दोस्तों, 0.1 से लेकर 1 वेबर तक। और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और इसका मैग्नेटिक जो फील्ड है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, परपेंडिकुलर ऑफ द कंडक्टर। तो ये कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है दोस्तों, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इसमें जो वर्क होता है या इसका जो प्रिंसिपल है डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है। तो डीसी मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है दोस्तों, बेसिकली जिसका यूज करते हैं, तो ये कौन सा है दोस्तों? ये है, इसका फार्मूला F इक्वल बी आई एल साइन फाइव। इसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है उसका फार्मूला होता है F इक्वल बी आई एल साइन फाइव। चलिए, अब ये इसका जो F इक्वल बी आई एल साइन फाइव है, इसमें यदि ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा? जब आप इसमें मान रखेंगे तो ये डीसी मोटर में जो बल, जो टॉर्क क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, जो फोर्स लगता है दोस्तों, ये वही बल है। और यही बल जो है बी आई एल साइन थीटा। तो इसमें साइन थीटा का मान जो है वो 1 होता है। तो साइन थीटा का मान 1 रखेंगे तो ये 1 किसका मान होता है? टोटल थीटा एंगल का 90 डिग्री पर। 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है दोस्तों। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर अब कहने का मतलब साइन थीटा, तो थीटा का मान साइन 90 डिग्री रखेंगे, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या बचेगा? F इक्वल बी आई एल। F इक्वल बी आई एल। इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क यूज किया जाएगा दोस्तों, कंट्रोलिंग टॉर्क बेसिकली जो हम यूज करेंगे वो हो जाएगा स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करते हैं हम इसमें। जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो कैसा है? स्प्रिंग के द्वारा उत्पन्न किया गया है। और ये जो स्प्रिंग जो है ये फास्फर ब्रॉन्ज की बनी हुई है। स्प्रिंग फास्फर ब्रॉन्ज की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में फास्फर ब्रॉन्ज के मटेरियल को रखा जाए या फास्फर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग को रखा जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कोई इफेक्ट पैदा इसमें नहीं होता। तो फास्फर ब्रॉन्ज का बना होता है दोस्तों, ये ब्रॉन्ज का स्प्रिंग हमेशा पूछा जाता है कि किस धातु का बना होता है, तो फास्फर ब्रॉन्ज का बना होता है दोस्तों। और जब इससे आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में फास्फर ब्रॉन्ज के स्प्रिंग को रखेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अट्रैक्शन वाला, रिपल्सन वाली ऐसी कोई क्रिया नहीं होती। स्केल इसका जो होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का, पीएम एमसी टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट का स्केल जो है वो यूनिफॉर्म होता है, एक समान स्केल होता है दोस्तों। ठीक है। इसमें जो डैम्पिंग टार्क हम यूज करेंगे वो कैसा हो जाएगा? एन बी ए आई होगा। इसका जो फार्मूला बनेगा एन बी आई। तो इसमें जो जी है, जी का मान जो जनरेट होगा एन बी ए, ये आई के, ये जो है ये जी के बराबर होगा। मतलब जी इक्वल क्या हो जाएगा? जनरेटिंग टॉर्क, ये एन बी ए के हो जाएगा। तो इसमें टी डी का जो मान होगा ये हो जाएगा जी आई के बराबर। तो यहाँ पर डैम्पिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा दोस्तों। इसमें डैम्पिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टार्क भी इसके प्रोपोर्शनल ही होगा आई के। अब यहाँ पर जब हमने मालूम है कि कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो डैम्पिंग टार्क के इक्वल हो जाए तो वहां पर पॉइंटर रुक जाता है। कंट्रोलिंग टॉर्क जब डैम्पिंग टॉर्क के बराबर हो जाए तो पॉइंटर क्या होता है? स्थिर हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है दोस्तों। ये बेसिक जो प्रिंसिपल है हमने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा है दोस्तों। तो अक्सर क्या होता है, जब कंट्रोलिंग टॉर्क डैम्पिंग टॉर्क के बराबर हो जाए
तो पॉइंटर स्टेशनरी स्थिर हो जाता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर 3 प्रकार के टॉर्क यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट है टीडी से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सेकेंड है दोस्तों कंट्रोलिंग टॉर्क, देन थर्ड है डैम्पिंग टॉर्क। तो ये 3 टाइप्स के टॉर्क इसमें यूज किए जाते हैं। जब कंट्रोलिंग टॉर्क डैम्पिंग टॉर्क के इक्वल हो जाता है तो पॉइंटर स्टेशनरी हो जाती है, मतलब पॉइंटर रुक जाती है दोस्तों। और थीटा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पर स्केल जो हो जाएगा वो एक समान स्केल हो जाएगा। और इसका यूज जो करते हैं ओनली डीसी सप्लाई में यूज करते हैं। चलिए इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन देखेंगे दोस्तों। इसमें 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सप्लाई दिया गया। और ये जो वोल्ट मीटर है ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का है। हॉट वायर कनेक्ट किया गया इसमें, जो हॉट वायर का कनेक्शन है इससे पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, और ये 200 वोल्ट का है। तो इसमें 200 वोल्ट प्रोवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो वोल्ट मीटर है ये हॉट वायर भी कनेक्ट है यहाँ पर इक्विपमेंट, और वोल्ट मीटर ये भी इक्विपमेंट कनेक्ट है। और ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का है। आपने सप्लाई दिया है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये हो गया इसका इनपुट सप्लाई। जब आप इतना इनपुट सप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 वोल्ट रीडिंग शो करेगा। कौन करेगा, वोल्ट मीटर करेगा दोस्तों। तो ये जो वोल्ट मीटर है 0 वोल्ट रीडिंग शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल डीसी पर वर्क करता है, एसी में नहीं करता दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप सप्लाई दे रहे हैं ये एसी सप्लाई दे रहे हैं दोस्तों। और एसी सप्लाई जब देंगे और उस एसी सप्लाई में जब वोल्ट मीटर लगाएंगे आप परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का, पीएमएमसी टाइप का, पीएमएमएमसी टाइप का, तो यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर होगा रीडिंग नहीं देगा दोस्तों। इसीलिए